ये वैल्यूएशन ट्रैप होता क्या है? जब हम लोग अपने माइंड में एक फॉल्स इमेज अपनी वैल्यूएशन की बना लेते हैं तो फिर हम अपने आसपास एक ऐसा ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें रियल सिनेरियो नज़र नहीं आता है। आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूएशन को और अपनी इमेज दोनों को डैमेज कर लेते हैं। सेल्फ ट्रैप में फंसते हैं लोग। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी वैल्यूएशन ट्रैप में फंसेंगे। कौन-कौन से ऐसे ट्रैप है जो लोग मतलब जो इन्वेस्टर हो गए, फाउंडर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं? 5 ट्रैप जिनके बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स मोस्ट ऑफ द टाइम गलत डिसीजन ले लेते हैं। Have you seen the valuation of 100 crores and the company has revenue only 5 crores? तो क्या ये सच है मैजिक? Today we'll decode the one of the most debatable topic, the valuation trap. And let's welcome Vikram Sharma, the founder of Pure Value Global, to understand how intelligent founders and investors fall into the valuation trap. Welcome to Pure Value Talks. ये valuation trap होता क्या है? थैंक यू वेरी मच राहुल। सबसे पहले देखो, वैल्यूएशन ट्रैप को समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन ट्रैप है क्या। ट्रैप का मतलब ये है कि देखिए कहीं किसी चीज़ में आप फंस गए हैं और वो शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, करेक्ट। तो वैल्यूएशन ट्रैप को अगर मैं फाउंडर्स या फिर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो उनके माइंड में ना कहीं एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है वैल्यूएशन को लेकर के, और वो उस इल्यूज़न के अंदर ही सब डिसीजन मेकिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अब ऑब्वियसली अगर आपके ग्राउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी चीज़ को लेकर के तो आपके डिसीजन जो है रॉन्ग निकलेंगे। अब इसको डिफरेंट एंगल से अगर हम समझें, देखिए अगर मान लो आप फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो फाउंडर को कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये एक मेरे लिए बैज है या फिर मेरे लिए ये एक ट्रॉफ़ी है। तो फाउंडर्स क्या करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये है कि मुझे वैल्यूएशन के बाद फंडिंग के लिए जाना है या फिर किसी इन्वेस्टर से मतलब मीटिंग है मेरा, तो मीटिंग से पहले मेरे को एक नंबर पता होना ही चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने एक एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं निकाल के देखा है तो वो एक माइंड में बना लेते हैं कि हाँ मेरे नंबर जिस तरह से तो मेरा वैल्यूएशन लगभग इतना तो होना चाहिए। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। वहाँ पर एक अपने माइंड में आप एक ग्लॉसी इमेज बना लेते हैं वैल्यूएशन की, और उस इमेज के साथ आप बाकी सब चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आप एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं निकाल रहे हैं लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर या फिर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपने एक नंबर हाइपोथेटिकल अपने माइंड में बना लिया। अब आप क्या करते हो कि जब आपने वो हाइपोथेटिकल नंबर अपने माइंड में बना लिया तो आप उसके आसपास जितनी भी इनपुट्स हैं ना आप उसी परसेप्शन से क्रिएट कर लेते हो। ओके। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उसको मान लेता है कि हाँ मेरा वैल्यूएशन तो 100 करोड़ ही है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं तो वो नंबर्स दे देंगे, वो सारे अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपना जो भी इनपुट्स हैं वो सब दे देंगे, लेकिन वो ये बोलते हैं कि सर हमारा वैल्यूएशन तो देखिए इतना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मैं एक कंपनी का वैल्यूएशन कर रहा था और वो कंपनी थी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, बोथ वर प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो हम जो फीमेल थी उनकी साइड से वैल्यूएशन कर रहे थे, तो हमने वैल्यूएशन उनका किया और वैल्यूएशन उनका एक्स निकल के आया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा वैल्यूएशन जो है ये इतना नहीं है, आपने मेरा वैल्यूएशन तो बिल्कुल हाफ कर दिया, मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन इतना है। हमने कहा ठीक है, हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस हो गया हो, तो आप बताइए आपका क्या लॉजिक है। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा वैल्यूएशन इतना है। अब देखिए मार्केट में कोई कंपनी ऐसी है और उसको वैल्यूएशन इतने का मिला तो मुझे ये वैल्यूएशन मिलना चाहिए। ओके। तो वो एक इल्यूज़न के साथ ही मे बी ऐसा हो सकता है कि जब वो डिस्प्यूट में गए तो डिस्प्यूट में जाने से पहले कहीं ना कहीं अपने अपने माइंड में उस नंबर का एक इल्यूज़न लेके चल रही थी कि हाँ मुझे इतना वैल्यूएशन तो मिल जाएगा। और वैल्यूएशन जो एक्सरसाइज हुई वो बाद में जस्ट उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए थी कि हाँ मेरा वैल्यूएशन इतना ही होगा। ओके। लेकिन जब ऑन द पेपर उसको कैलकुलेशन हुआ और उसका एक्चुअल इनपुट्स के साथ वैल्यूएशन हुआ तो वो वैल्यूएशन उनकी एक्सपेक्टेशन से जस्ट हाफ हो गया। तो पॉइंट सिर्फ यहाँ पे कहने का ये है कि जब हम लोग अपने माइंड में एक फॉल्स इमेज अपनी वैल्यूएशन की बना लेते हैं तो फिर हम अपने आसपास एक ऐसा ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें रियल सिनेरियो नज़र नहीं आता है। ठीक है, और जब हम रियलिस्टिक सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ पैनिक क्रिएट होता है और आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूएशन को और अपनी इमेज दोनों को डैमेज कर लेते हो। ओके। करेक्ट। कि दैट मीन्स कि सेल्फ ट्रैप में फंसते हैं लोग। एक वर्चुअल एक नंबर्स क्रिएट करते हैं कि हाँ मेरा वैल्यूएशन इतना होगा, तो सेल्फ ट्रैपिंग हो गया ना एक तरह से ये। बिल्कुल होता है। देखो अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया फाउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब इन्वेस्टर मान लीजिए स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि आप तो एक नंबर को देख रहे हो, किसी वेबसाइट ने मार्क कर दिया कि हाँ इसका वैल्यूएशन इतना है, ठीक है, तो आपने एक इमेज बना लिया, लेकिन आपने उसके पीछे कोई कैलकुलेशन तो किया नहीं है। एग्जैक्टली। जनरली हम क्या करते हैं कि मैंने ये देखा इन्वेस्टर्स कम्युनिटी जब स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, पीई रेशो देख लिया। अब पीई एक रेशो है, पीई मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग्स, ठीक है। ओके। तो प्राइस क्या है, मेरा अर्निंग क्या है, और हम इसमें ये बोलते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपीज़ है और उसका अर्निंग मान लीजिए 20 रुपीज़ है, तो आप उसको 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 5 का आ गया, ठीक है, 5 का पीई आ गया। तो फिर हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर पीई रेशो कितना चल रहा है, मतलब उनकी पीयर ग्रुप के अंदर या ओवरऑल मार्केट को देखो तो कितना चल रहा है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री का एवरेज निकल के पीई रेशो का 10 आ जाता है या 15 आ जाता है, तो हम ये कहेंगे उसको कि पीई, क्योंकि मेरी कंपनी का 5 आया था और इंडस्ट्री का एवरेज 15 है, तो 5 से 15 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कि इसका रेट बढ़ सकता है, इसका प्राइस ऊपर जाएगा। अब आपने सिर्फ एक रेशो के बेस के ऊपर ये डिसाइड कर लिया कि ये तो बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है और इसमें अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरा जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पे आप दो चीज़ों को देख करके, अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 80% लोग पीई रेशो के बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पीई रेशो देख लिया कि हाँ ठीक है, चार्ट अच्छा चल रहा है, वो सब चीज़ ठीक है, और उस बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल्स में जाके नहीं देखा कि पीई रेशो जो निकल के आ रहा है इंडस्ट्री के जो लीडर्स है जिनका आप लोगों ने लिया है उसके बेसिस क्या थे, और जिस कंपनी को आप लेके चल रहे हैं उसके बेसिस क्या है। ठीक है, क्योंकि पीई रेशो अगर 5 आ रहा है तो वो बहुत वजह से 5 आ सकता है, ठीक है, वो 10/2 भी 5 ही होगा, ठीक है, और 20/4 भी 5 ही होगा। अब वो किस वजह से आया आप वहाँ तक तो नहीं गए, लेकिन आपने एक रेशो देखा। तो सिर्फ एक नंबर को देख करके अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं तो ये एक तरह का ट्रैप ही है, क्योंकि आपने रियल सिनेरियो को तो नहीं देखा, आपने एक नंबर के बेसिस के ऊपर डिसाइड कर लिया, आपको बिजनेस मॉडल नहीं पता उसका, ठीक है, आपको उसके बिजनेस साइकिल्स नहीं पता है, ठीक है, आपको ये नहीं पता उसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, आपको ये नहीं पता उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम डिटेल में नहीं देख रहे तो हम उसको कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ट्रैप ही बोलते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से ऐसे ट्रैप है जो लोग, मतलब जो इन्वेस्टर हो गया, फाउंडर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं? अगर हम इसको लिस्ट करना चाहें तो टोटल 5 टाइप के जनरली वैल्यूएशन ट्रैप्स हम समझते हैं कि हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रैप जो है वो है स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री डिक्लाइन। अब स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री डिक्लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, जो कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, एक टाइम पे देखिए डीजल इंजन्स बनाते रहे और पेट्रोल इंजन्स बनते रहे, ठीक है, बाद में सीएनजी इंजन्स बनते रहे, इस तरह के ग्रोथ होती रही। लेकिन आप एक ऐसी कंपनी को आज इवैल्यूएट कर रहे हैं जो इन 3 इंजन्स के ऊपर ही काम कर रही है, लेकिन व्हाट इज़ द चेंज? अब इस सेक्टर के स्ट्रक्चरल अगर चेंजेस में मैं देखूं तो क्या चेंज हो गया? वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईवी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हैं जिसके आप ये मल्टीपल्स या ये रेशोज़ या फिर एनालिसिस जो कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी का कर रहे हैं जो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन बनाता है, और आप इसको कंपेयर कर रहे हैं ईवी वाली कंपनी से, तो दैट इज़ मिसमैच। तो आप एक गलत नंबर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रक्चरल आप समझो कि ट्रैप है। सिमिलरली आप ये देखो कि अगर इसके अलावा आप और किसी सेक्टर में चले जाएं, सपोज मोबाइल का आप देखें, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर एक टाइम ऐसा था कि बटन्स वाले फ़ोन्स थे, मोबाइल फ़ोन्स थे, लेकिन बाद में जो शिफ्ट हो रहा था वो टुवर्ड्स टच स्क्रीन्स की तरफ हम लोग जा रहे थे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टर या फाउंडर उन दोनों को कंपैरिजन कर रहा था, दैट वाज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, ठीक है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक ट्रैप है। ओके, दिस इज फर्स्ट ट्रैप। सेकंड ट्रैप होता है अकाउंटिंग इल्यूजन। इसमें आप क्या होता है, देखो मैं थोड़ी देर पहले आपको जो एक एग्जांपल दे रहा था पीई रेशो से, मैंने आपको समझाया कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी का पीई रेशो सपोज 2 है और हम उसको इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करके देख रहे हैं कि इंडस्ट्री एवरेज जो पीई का है मान लीजिए वो 20 है, तो आपको तो बहुत ल्यूक्रेटिव लगेगा कि जो मेरी कंपनी है, सब्जेक्ट कंपनी है, उसका पीई 2 आ गया है और जो इंडस्ट्री है उसका 20 है, तो 2 से लेकर के 20 तक जाने में तो बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन आप दो ऐसी कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं जिनके रेशोज़ के जो न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स हैं ऑल टुगेदर बेसिस में डिफरेंट है। तो आप जिन कंपनीज के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो और सिर्फ अकाउंटिंग बेसिस के ऊपर आप नंबर्स को मैच करके देखें, तो देखिए बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है जब जो डिवीज़न करके नंबर जो है 2 आएगा आपका, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप के इल्यूजन है जिसके अंदर आप
देखिए गलत रेशोस के बेसिस के ऊपर या फिर गलत अकाउंटिंग नंबर्स के बेसिस के ऊपर आप एक माइंड में अपने ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं। ओके। इसमें एक एग्जांपल छोटा सा आप और समझ सकते हो कि देखिए किसी कंपनी का सपोज़ आज आपने पी रेशो निकाला और आपको लगता है कि इसका पी रेशो बहुत अच्छा आ गया क्योंकि इसका अर्निंग बहुत अच्छा था, लेकिन क्या आपने उस अर्निंग को चेक किया, उस अर्निंग की क्वालिटी को चेक किया कि वो अर्निंग कहाँ से आई? ऐसा हो सकता है कि वो अर्निंग जो है रिकरिंग ना हो, वो शायद इसी बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ नज़र आ रही है हमें, ठीक है? तो अगर इसी फिनेंशियल स्टेटमेंट में वो नज़र आ रही है, यू नेवर नो कि अगले साल वो आएगी या नहीं आएगी। तो जो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सस्टेनेबल है भी या नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अकाउंटिंग नंबर्स से जो निकल के आते हैं, जिसके वजह से हम लोग अपने माइंड में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ट्रैप्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके। जो थर्ड ट्रैप इसके अंदर होता है वो होता है कैपिटल मिस एलोकेशन। अब आप कैपिटल मिस एलोकेशन को आप ऐसे समझिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आप ये देख रहे हैं कि मुझे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास जो फंड्स हैं, जो मेरा कैपिटल है, उसको मैंने सही से यूटिलाइज़ नहीं किया। सपोज़ मैंने एक कंपनी का एक्विजिशन कर लिया, बहुत अग्रेसिवली एक्विजिशन कर लिया, उस कंपनी का वैल्यूएशन बनता था 5 सीआर और मुझे लगता था कि नहीं ये तो कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने उसको 10 करोड़ के अंदर एक्विजिशन कर लिया। Just to satisfy maybe my ego, maybe any other reason or maybe some strategic war. अब उसमें क्या हुआ कि आपने एलोकेशन स्ट्रैटेजिकली नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर करेगा ही करेगा आपको। ओके। इसके अलावा कैपिटल मिस एलोकेशन में और क्या हो सकता है कि जो फंड्स हैं, अगर डेट साइड पे आप उठा रहे हो तो आपने ओवर लेवरेज कर दिया है, ठीक है? डेट लेना अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन अगर आपने ओवर ले लिया है, ओवर डेट की पोजीशन में आप चले गए हैं, तो यू नेवर नो कि उससे जो आउटपुट आने वाली है, जो लेवरेजिंग आपने इतनी ले ली है, क्या वो लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट करेगी या नहीं करेगी। तो ये सेकंड एस्पेक्ट हो गया जो कैपिटल मिस एलोकेशन का हो गया, ठीक है? इसके अलावा और क्या हो सकता है, आपका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके रिटर्न आपने एनालाइज ही नहीं किए, ठीक है? आप कैपिटल को इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके रिटर्न्स एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, एज़ कम्पेयर टू मार्केट अगर लो हैं, तो उनको आपको जानना ज़रूरी है। तो इसलिए जितना भी कैपिटल लगाया जा रहा है बिज़नेस में, उसके ऊपर एक प्रॉपर वॉच रखना फाउंडर्स के लिए भी ज़रूरी है और इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़रूरी है। तो Okay. फाउंडर्स भी ध्यान रखें कि देखिए ये एक इंजन है, इस पूरे के पूरे इंजन में अगर आप इसको प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं करेंगे टॉप टू बॉटम, तो कोई ना कोई ऐसा उसके अंदर गैप रह सकता है जो पूरे के पूरे इंजन को बाद में डैमेज करे, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में आपकी ओवरऑल ब्रांड बिल्डिंग पे, आपके नंबर्स पे और वैल्यूएशन पे तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट वो देगा ही देगा। तो दिस इज़ योर थर्ड ट्रैप ऑफ द वैल्यूएशन। फोर्थ होता है इसके अंदर साइक्लिकल पीक अर्निंग्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जैसे कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में आप देख लें, स्टील को आप पकड़ लें या फिर शुगर इंडस्ट्री को आप देख लें, तो कुछ ईयर का पोर्शन ऐसा होता है जिसके अंदर अर्निंग्स पीक पे होती हैं। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ उस अर्निंग के बेसिस के ऊपर डिसीजन ले लिया। सपोज़ करिए कि कोई बिज़नेस ऐसा है जिसके पीक अर्निंग्स दिसंबर के क्वार्टर में रहते हैं। अब आप जनवरी में जब कंपनीज़ को एनालाइज कर रहे होंगे तो आप देखोगे इस कंपनी का तो बहुत ज़बरदस्त पी रेशो आ रहा है या फिर जो इसके नंबर्स आ रहे हैं वो अर्निंग्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये सिर्फ इसी क्वार्टर में आ रहा है, बाकी क्वार्टर्स के अंदर नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। अब आपने मान लीजिए कि उस नंबर के बेसिस के ऊपर डिसीजन ले लिया और ओवरऑल इंडस्ट्री को देख लिया, लेकिन ओवर इंडस्ट्री जो है एवरेज बेसिस पे चल रही है, आपने सिर्फ आज के बेसिस पे डिसीजन ले लिया। तो पॉइंट ये है कि आपने जो नंबर के बेसिस पे डिसीजन लिया है वो साइक्लिकल है, वो आज है, हो सकता है अगले क्वार्टर में वो नंबर्स वैसे ना हो, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप में इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं और वो इस चीज़ को ओवरलुक कर जाते हैं। तो दिस इज़ फोर्थ ट्रैप, राइट? एंड द फिफ्थ ट्रैप इज़ नॉन सस्टेनेबल कैश फ्लोज। अब नॉन सस्टेनेबल कैश फ्लोज का मतलब क्या हो गया, देखिए हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी वैल्यूएशन का डिस्कशन होना स्टार्ट होता है, हर किसी के माइंड में आ जाता है रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट। लेकिन जो फिनेंस को समझते हैं या फिर वैल्यूएशन को समझते हैं, उनको पता है कि देखो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, येस दे आर इम्पॉर्टेंट, बट वैल्यूएशन इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन फ्री कैश फ्लोज। इस बिजनेस में मुझे पैसा कितना जनरेट करके दिया, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो फ्री कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं फर्म के पास, या फिर फ्री कैश फ्लोज इक्विटी होल्डर्स यानी कि जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कितने कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है
आज की डेट में तो वो बहुत रोज़ी पिक्चर मुझे नज़र आती है, लेकिन अगर मैं आगे की डायनामिक्स देख रहा हूँ या फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा बिजनेस मॉडल मार्केट के हिसाब से नहीं है, तो कितनी दूर तक हम जाएंगे? सपोज करिए एक कंपनी ऐसी है जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है, राइट? अब उसके नंबर्स आज की डेट में तो बहुत ल्यूक्रेटिव नज़र आते हैं मुझे कि हाँ ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन दे आर नॉट इंक्लूडिंग AI एज ए टेक्नोलॉजी इन देयर कंपनी, राइट? तो अगर आप उस कंपनी को कंपेयर करोगे उन कंपनीज के साथ जो ऑलरेडी AI में हैं, तो वो कंपैरिजन ही गलत है, ठीक है? तो जो कैश फ्लोज निकल के आएंगे वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। आज तो आपको बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं कि होगा ही अगले क्वार्टर्स के अंदर या अगले फ्यूचर ईयर्स के अंदर वो नंबर्स वैसे नहीं आएंगे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सब ट्रैप्स मैंने आपको बताया कि दीज आर टोटल 5 ट्रैप्स एज पर मी, जिनके बेसिस के ऊपर आप देखिए इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स मोस्ट ऑफ द टाइम गलत डिसीजन ले लेते हैं। ओके, यूजली जर्नली हम देखते हैं कि वैल्यूएशन होती है रेवेन्यू मल्टीपल्स के बेसिस पे ही होती है, तो वहाँ पे कैसे ट्रैप पे फंस जाते हैं? देखिए ऐसे जैसे आपने अभी बोला कि वैल्यूएशन जो होती है रेवेन्यू मल्टीपल्स के बेसिस पे होती Exactly, है, हाँ। ये ट्रैप ही है, ओह, ठीक है? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो टॉप नंबर है मेरा रेवेन्यू, दैट विल डिसाइड एवरीथिंग, लेकिन ऐसा होगा नहीं। रेवेन्यू एक स्टार्टिंग नंबर है, लेकिन उसके नीचे जो बाइफिकेशन हो रहा है, कौन सा अमाउंट किधर जा रहा है, प्लस रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। ऐसा हो सकता है आपका रेवेन्यू आज की डेट में जिन स्ट्रीम से आ रहा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वो टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलीट होने वाली है। हो सकता है कोई आप एक आर्म कोई डिसऑन करने वाले हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपके रेवेन्यूज़ वैसे नहीं दिखेंगे। तो पहली बात तो जो रेवेन्यू के बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीपल लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो गलत डायरेक्शन में हम लोग चले गए, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपने बोला कि रेवेन्यू के बेसिस पे, अब एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, और मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए आप जो भी अपना रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका एक रेवेन्यूज़ का नंबर आ जाता है। लेकिन आपकी जो कंपनी है वो AI एज ए टेक्नोलॉजी इन द मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। अब हम मान लेते हैं कि आप कंपेयर कर रहे हो इनको उस कंपनीज़ के साथ जो कंपनीज़ सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं लेकिन वो AI यूज़ करते हैं। तो आप बताइए कि क्या रेवेन्यू का कंपैरिजन हम उस कंपनी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सिंपली रेवेन्यू के बेसिस के ऊपर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं कंपनीज़ का और डिफरेंट अप्रोचेस लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे मार्केट अप्रोच हम लगाते हैं वैल्यूएशन में, तो हम कंपेयर करके ही देखते हैं कि ठीक है मेरी कंपनी ये बनाती है, अगर ये कंपनी इतना बनाती है तो मुझे भी इतनी वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपका प्रोडक्ट उस कंपनी के प्रोडक्ट से मैच करता भी है? क्या हम जिस कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं वो कंपनी से मैच करता है या नहीं करता है? एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मान लीजिए आप सब डालते हो उसमें, टेक्नोलॉजी AI सब डाल दिया आपने, लेकिन आप क्या अपने आप को टाटा से कंपेयर करेंगे? क्या अपने आप को TCS से कंपेयर करेंगे? आज आपका स्टार्टअप है, मान लीजिए 6 महीने साल आपका हो गया है और आपका 1 करोड़ का रेवेन्यू आ जाता है, तो क्या इज़ इट वाइज टू कंपेयर योर सेल्फ विद टाटास और कंपेयर विद TCS? नो। तो वो कंपैरिजन ही गलत है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं हम ट्रैप बना लेते हैं। अब सपोज करिए कि टाटास को 50 का मल्टीपल मिलता है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है? और आपका जो रेवेन्यू है वो 1 CR है, तो आपके हिसाब से तो आपकी वैल्यूएशन सीधा 50 करोड़ हो गई, लेकिन ऐसा एक्चुअल में तो नहीं होता, क्योंकि देयर इज़ नो कंपैरिजन विद टाटा। नंबर ऑफ डिस्काउंट्स लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी वैल्यूएशन निकल के आएगी। तो ये कहीं ना कहीं ट्रैप है। फाउंडर्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारा तो टर्नओवर 5 करोड़ है और हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वी आर कंपेयरिंग आर सेल्फ विद TCS, मान लीजिए उसका मल्टीपल 20 है, तो मेरी तो वैल्यूएशन 100 करोड़ हो गई। तो उस स्टार्टअप की तो वैल्यूएशन उसके हिसाब से 100 करोड़ हो गई, ठीक है? लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक इल्यूजन क्रिएट हो रखा है कि मेरा वैल्यूएशन 100 करोड़ है। अब उस इल्यूजन को करेक्ट करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको बहुत समझाना पड़ता है कि देखिए आप जिसके साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो उसकी जर्नी में बहुत समय जा चुका है। मे बी दे आर इन द बिजनेस फॉर लास्ट 20 ईयर्स, राइट? ठीक है, आज आप स्टार्टिंग में हैं जर्नी के, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट कंपैरिजन कि आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर करके अपना वैल्यूएशन अज्यूम कर लें। जो मार्केटेबिलिटी उसको मिला है या फिर जो उसका मार्केट में डोमिनेंस है, जिस हिसाब से उसकी ब्रांडिंग है, जिस हिसाब से ब्रांड अवेयरनेस है, उसके हिसाब से उसको कस्टमर ज़्यादा मिलेगा, आपको कस्टमर कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उस वजह से आपकी वैल्यूएशन
डाउन आएगी, आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। Okay. तो वो सब फैक्टर्स माइंड में डालने पड़ते हैं। और होता ये है कि देखिए, अगर मान लीजिए इस मल्टीपल के बेसिस पे वो 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे आते हैं, तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं एडजस्ट होती है 50-60 करोड़ पे आकर, जस्ट हाफ Just half. हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब में जस्ट हाफ हो जाती है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर बता रहा हूँ। एक जो फाउंडर्स के माइंड में नंबर क्रिएट हो जाता है ना, उसको इरेज करना इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। Okay. इन्वेस्टर से फाइट करना इज स्टिल ईजी, लेकिन फाउंडर्स को समझाना सम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज समटाइम्स दे आर वेरी रिजिड एंड वेरी स्टबन टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार, मेरा तो इतना ही है वैल्यूएशन, यार मैंने ये नंबर बना के दे दिए। अब क्या हो रहा है कि देखिए, कहीं ना कहीं उसने एक आइडिया लगा लिया कि मेरा वैल्यूएशन इतना है। अब जब मुझे ये पता है कि मेरा वैल्यूएशन, मैंने तो मान लिया ना कि मेरा वैल्यूएशन 100 करोड़ है। अब मैं जो प्रोजेक्शंस बना रहा हूँ अगले फ्यूचर ईयर्स की, कि मैं अगले साल इतना रेवेन्यू करूँगा, तो वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक नज़र आएगी। Okay. तो वो बहुत ही पॉजिटिव वे में उसको रखेगा, ठीक है, वो ऑप्टिमिस्टिक नज़र आएगी, लेकिन आप जो कंपैरिजन दिखा रहे हो उसके बेसिस क्या हैं, एविडेंसेस कहाँ से दोगे आप? तो उस बेसिस के ऊपर जब भी वैल्यूएशन होगी तो दैट विल गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। That means कि इमोशनल कनेक्ट है इसके अंदर. यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि देखो, फाउंडर साइड से प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं दे आर सेटिस्फाइंग देयर ईगो, कि मैंने बनाया है, Correct. इतना मैंने मेहनत किया है, तो इतना ही होगा. तो वैल्यूएशन तो इतना आना ही चाहिए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रैप दैट वी आर सीइंग। दूसरी चीज़ क्या है कि वैल्यूएशन को एक वेपन की तरह यूज़ किया जाता है टू गेट द फंडिंग। उनको लगता है कि यार वैल्यूएशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, टाटा को इतना मिला, उनको इतना मिला, मुझे इतना मिलेगा। सो दे आर ट्रीटिंग इट लाइक ए ट्रॉफी, ठीक है। आप देखो, लिंक्डइन पे आप देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे, सो दिस कंपनी हैज़ रेज्ड एट दिस वैल्यूएशन। आप देखो कितने केसेस ऐसे हो गए कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस के ऊपर फंड रेजिंग हुई और बाद में वो स्टॉक बुरी तरह से गिरे, बिकॉज दे वर अंडर द वैल्यूएशन ट्रैप। Oh. आपको जो ऑन द फेस नज़र आ रहा है, उसके जो ग्राउंड्स हैं बहुत वीक हैं, उसके जो फंडामेंटल्स हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उसको चेज़ करने में लगे हैं। तो जो चेजिंग ऑफ द वैल्यूएशन नंबर्स है, दैट इज़ वेरी वेरी रिस्की, स्पेशली फॉर फाउंडर्स। ओके, जैसे आपने बताया कि बहुत तेज़ी से बिजनेस डाउन गया है, मतलब अगर हम पेटीएम की बात करने तो भी सेल्फ ट्रैपिंग में थे वो. देखो, आप ये देखो, इट्स नॉट अबाउट पेटीएम ओनली, इट्स अबाउट ऑल द कंपनीज। देखो, इसको आप दो एंगल से देखो। वैल्यूएशन ट्रैप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव साइड पे है। कई बार ऐसा होता है किसी कंपनी की वैल्यू कम होती है और उसको वैल्यूएशन ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन उल्टा भी होता है, किसी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसको एक्चुअल वैल्यूएशन कम मिलती है, मार्केट में प्राइस नहीं मिल पाता। तो मेरे हिसाब से जब किसी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और वो गिर गया मार्केट में, तो वो तो वैल्यूएशन ट्रैप बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो किसी को भी समझ में नहीं आता कि ठीक है, वैल्यूएशन अगर मान लीजिए किसी चीज़ का 100 है और मान लो 90 तक आए, इज़ फाइन, बट इफ़ वैल्यूएशन इज़ रिड्यूसिंग टू 60 और 70, इट इज़ क्वेश्चन ऑन द वैल्यूएशन डन एंड इट इज़ क्वेश्चन ऑन द इनपुट्स गिवन टू द वैल्यूअर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपनी का वैल्यूएशन लो है, वैल्यूएशन उसको कम मिला और बाद में वो वैल्यूएशन उसका राइज करके ज़्यादा चला गया, यानी कि उसका वैल्यू ज़्यादा था, तो इस ओवरऑल डिस्कशन का जो क्रक्स मुझे समझ में आता है कि पीपल आर चेजिंग वैल्यूएशन, दे शुड चेज द वैल्यू। अगर वैल्यू आप चेज करोगे तो वैल्यूएशन तो अचीव कर ही लोगे ना आप उतना। और इन्वेस्टर तो देखो क्या है ना, इन्वेस्टर पूरी मार्केट में क्या है, इन्वेस्टर्स हैं। आप स्टॉक मार्केट को देखो, क्या है, एवरीबडी इज इन्वेस्टर। मार्केट ऑटोमेटिकली सही प्राइसिंग करके आपको दे देगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक का आप कह रहे हो कि प्राइस गिर गया या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मार्केट ने उसको इवैल्यूएट करके बता दिया कि आप वैल्यूएशन ट्रैप में थे, बाहर आ जाइए, ये एक्चुअल वैल्यू है और इसके ऊपर आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा अपने कंपनी का। ओके, सो दैट इज़ द क्लियर पिक्चर ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, मनमूर्ति एक पॉइंट आया था, अगर हम अडानी ग्रुप का बात करते हैं, राइट, मैंने देखा है कि लास्ट 5 years और नाउ अ डेज टोटली चेंज है फिगर्स, तो क्या सेल्फ ट्रैपिंग है या फिर दे जस्ट फैब्रिकेटेड द नंबर्स की, बिकॉज इतनी जल्दी ग्रो करना दैट इज़ पॉसिबल अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? देखिए, ऐसा है कि अदानीज आर इन वेरियस बिजनेसेस, राइट, और मेन चीज़ क्या है ना, दे आर एन्जॉइंग मोनोपलीज, ठीक है। तो मोनोपलीज या डुओपोलीज आप कह लो, तो वो उसको एंजॉय कर रहे हैं और
जो वैल्यूएशन बढ़ रहा है, देखिए ऐसा है ना कि अगर किसी भी सेक्टर में आपका डोमिनेंस है तो मार्केट शेयर भी तो आप सबसे ज़्यादा लेके बैठे हो, और आप एक जगह से आपने जब मेजर मार्केट चंक उठा लिया है तो आपके पास फंड्स की तो स्कार्सिटी है नहीं। तो इंडिया जैसी कंट्री में अगर किसी के पास फंड्स की कमी नहीं है तो दे कैन गो टू अदर बिजनेसेस। तो अगर आपने एक में गया तो इट इज़ लाइक डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद दूसरा बिजनेस, दूसरे के बाद तीसरा बिजनेस, दैट्स व्हाट हैपनिंग। तो क्या मोनोपोली है पूरा, बिकॉज कॉम्पिटिटर नहीं है। या अडानी पोर्ट्स की बात कर ले और डिफरेंट डिफरेंट मेन सेक्टर अडानी पोर्ट्स और इसमें है इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। तो इनके अदर कोई इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। नहीं, कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन अगर किसी भी इतनी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के अंदर अगर कॉम्पिटिटर्स है भी तो एंट्री इज़ वेरी हार्ड, हर कोई उसके अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। और जब किसी भी सेक्टर के अंदर 2 या 3 मेजर प्लेयर इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फोर्थ की एंट्री बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो उन 2 या 3 प्लेयर्स वो उसको एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जब वहाँ से ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं तो दैट इज़ यूटिलाइज फॉर अदर सेक्टर्स एंड अदर बिजनेसेस, जैसे कि अब रिलायंस या फिर अदानी की आप बात कर रहे हैं, तो दे आर ऑन द सेम पाथ। ओके। एंड ये जो हमने बात की ट्रैप्स एंड हाउ टू अवॉइड, इसको अवॉइड कैसे करें कि ट्रैप में फंसे ही ना। देखिए, सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊं कि जब भी वैल्यूएशन करते हैं हम लोग तो फाउंडर्स को, या कई बार इन्वेस्टर साइड से भी जब हम वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हम उनको एक चीज़ समझा रहे होते हैं कि आप जो है इनपुट्स पे फोकस ज़्यादा करो। वैल्यूएशन इज़ द आउटकम ऑफ प्रोजेक्शंस एंड प्रोजेक्शंस आर द आउटपुट ऑफ इनपुट्स। तो मेरा जो फूड है उस वैल्यूएशन के लिए अल्टीमेटली मेरी इनपुट्स हैं। तो अगर मेरी इनपुट्स की मैंने स्ट्रेस टेस्टिंग कर दी, अब स्ट्रेस टेस्टिंग से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने ये बोला कि अगले साल मेरा रेवेन्यू 20 करोड़ होने वाला है, और उसी बेसिस के ऊपर आपने आगे के नंबर्स प्रोजेक्शंस बना लिए, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, व्हाटएवर। आपने कोई स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं किया। आप स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, मुझे इसमें सिनेरियो लगाने चाहिए कि अगर ये 20 CR ना होके इससे 15% कम हुआ तो क्या होगा, ओके। अगर 30% कम हुआ तो क्या होगा, या 20% में 10% और बढ़ गया तो क्या होगा। तो अगर मैंने अपनी स्ट्रेस टेस्टिंग किया है तो आप समझो कि जब आप एक एक नंबर के ऊपर टेस्टिंग अपनी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हर नंबर के ऊपर यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये जो नंबर मेरा निकल के आ रहा है ये मोस्ट रियलिस्टिक एज पर माई टुडेज कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको अपनी इनपुट्स की टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, not only for profit and loss statement but also for balance sheet items also। तो फाउंडर्स या इन्वेस्टर करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग्स? देखो, बिकॉज उसमें तो एक वो आता है ना, हमने बता रहे हो ईगो कि कम कैसे हो सकता है, आगे बढ़ सकता है नंबर्स। देखिए ऐसा है कि वो ये देखना नहीं चाहते नेगेटिव साइड को कि ये नेगेटिव साइड भी जा सकता है। आप यकीन नहीं करोगे कि इफ़ आई एम टॉकिंग टू 10 फाउंडर्स, शायद कोई एक ये कहे कि हाँ मेरा रिस्क कितना है। नोबडी टॉक्स अबाउट रिस्क। रिस्क का किसी को नज़र ही नहीं आता है। दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होना इज़ फाइन बट यू शुड नॉट बी ब्लाइंड, ठीक है। आप ऑप्टिमिस्टिक हो, दैट इज़ ओके, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड को नहीं देख रहे हो, अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो अपने नंबर्स में, अपनी अजम्पशंस में, तो यू आर गोइंग अहेड ब्लाइंडली, ठीक है। तो वो ब्लाइंड चलना ही हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग जो आप बात कर रहे थे वो जनरली नहीं करते हैं। मैं तो 10 में से 1 बोल रहा हूँ, जबकि मैंने ये देखा है कि देखो 100 में से कोई 2 या 3 कंपनीज ऐसी दिखेंगी जो स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। हमने बिल्कुल फ्लैट नंबर्स देखे हैं कि ठीक है इस साल 20 हो जाएगा, अगले साल 50 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, इस तरह के नंबर्स आते हैं। हमारा टास्क है वैल्यूएशन करने का, लेकिन हम लोग प्रोजेक्शंस के ऊपर ज़्यादा गाइडेंस देते हैं कि यार ये प्रोजेक्शंस ठीक कर लो पहले, ठीक है। जो ये प्रोजेक्शंस आप दे रहे हो इसको डिफेंड करने में आपको बहुत चैलेंज आएगा, और इसके बेसिस पे बनी हुई वैल्यूएशन को डिफेंड करने में मुझे चैलेंज आने वाला है। इन केस आप किसी डिस्प्यूट में फंस गए, किसी कोर्ट केस में हम फंस गए और कोर्ट में जाकर के मुझे अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट को डिफेंड करना हुआ, तो पहली बात तो मैं अपनी रिपोर्ट को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने सारे एविडेंसेस को जब देखा तो मैंने आपको उस टाइम पॉइंट आउट किया, तो सभी एविडेंसेस तो शायद मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर पाऊंगा। और इन केस अगर कुछ भी छूट गया मुझसे तो दैट विल बी द ट्रबल फॉर द वैल्यूअर, इट विल बी द ट्रबल फॉर द कंपनी और मे बी द थर्ड पार्टी। ओके। तो ये एक मेजर चैलेंज हमने देखा है, ठीक है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सेकंड पॉइंट इज़, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला भी कि कंपनीज आर फोकसिंग ऑन एबिटा कितना आया है, रेवेन्यूज़ कितने आए हैं,
प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर कितना है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट फ्री कैश फ्लोज। मेरी जेब में पैसा कितना आ रहा है, एट द एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। फ्री कैश फ्लो फर्म को कितना आ रहा है, फ्री कैश फ्लो इक्विटी होल्डर्स को कितना आ रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एवरी फाउंडर, एवरी इन्वेस्टर शुड लुक एट फ्री कैश फ्लोज टू द स्टेक होल्डर्स। अब जो कैश फ्लोज के ऊपर जब आपके पास आपका फोकस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें विल कम इन सिंक्रोनाइजेशन, और आपको जो उससे एनालिटिक्स निकल के आएगा दैट विल बी मोर रियल एज कंपेयर टू लुकिंग एट ओनली रेवेन्यूज एंड पैट नंबर्स। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है, देखिए आप जो वैल्यूएशन की बात करें ना, बेसिकली विल कॉल इट प्राइस। सेकंड इज इंट्रिंसिक वैल्यू। मुझे मिलना क्या चाहिए, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि मेरी एक्चुअल वर्थ है कितनी। मिलना क्या चाहिए, दैट कैन बी योर डिज़ायर, दैट कैन बी योर ईगो कि भाई मुझे तो इतना ही चाहिए। लेकिन आपके बिजनेस के हिसाब से आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज कितनी आ रही है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ योर कंपनी। एटलीस्ट यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ कि हाँ मेरी एक्चुअल वर्थ इतना है, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि मेरी एक्चुअल वर्थ 80 करोड़ है, एंड इफ़ आई एम ट्राइंग टू चेज मे बी 90 मे बी 100, इट्स स्टिल फाइन, इंस्टेड ऑफ कि आपकी जो एक्चुअल वर्थ तो आपको पता है कि मेरी 50 करोड़ है, लेकिन आई विल फाइट फॉर 100 करोड़, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको एटलीस्ट एक बैलेंस मेंटेन करना है कि ठीक है, मेरा एक्चुअल वैल्यूएशन जो इंट्रिंसिक वर्थ है मेरी इतनी आ रही है, और मैं इसके अराउंड प्ले करूँगा, और उसके हिसाब से मैं आगे एक्शन लूँगा। सो दैट विल बी द वाइज अप्रोच टू मूव फॉरवर्ड। ओके, लास्ट पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूंगा, देखिए थिंक फॉर द एग्जिट फ्रॉम द डे वन। अब मैं किसी फाउंडर को ये बोलूँगा थिंक फॉर द एग्जिट, तो शायद उसको लगे कि यार व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फाउंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर हु इज़ कमिंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। एक इन्वेस्टर को एग्जिट जब देना है आपको, तो उसका डिसीजन मेकिंग आज से हो जाएगा कि वो कितना रिटर्न कमा के निकलेगा। जिस दिन आप ये कैलकुलेशन लेके बैठेंगे, तो आप एक रियलिस्टिक नंबर पे पहुंचेंगे कि हाँ मेरा वैल्यूएशन एक्चुअल में इतना होना चाहिए। तो अगर आपने एक इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर एग्जिट प्लान बनाया है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ योर स्ट्रेस टेस्टिंग, बेस्ट ऑफ योर क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, बेस्ट ऑफ योर नंबर्स, वेल टेस्टेड एविडेंसेस, अगर आप उस बेसिस के ऊपर आगे जा रहे हो, तो आप मान के चलिए कि आप एक सही पोजीशन में हैं, और उस बेसिस के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हो, तो यू आर नॉट इन द वैल्यूएशन ट्रैप इन दैट सेंस। सो व्हाट्स योर फाइनल एडवाइस? देखिए फाइनल एडवाइस मेरी ये रहेगी कि ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छा है, बट रियलिस्टिक होना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकेंडली, डोंट चेज फॉर वैल्यूएशंस, चेज फॉर वैल्यू बिल्डिंग। इफ़ यू कैन बिल्ड वैल्यू for your customers, for your stakeholders, for your investors and yourself, that means you are on the right track. ओके सर, थैंक यू सो मच। और जितने फाउंडर्स या इन्वेस्टर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनको क्लियर हो गया होगा कि वैल्यूएशन में ट्रैप्स हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एंड द मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द वेबसाइट purevalleyglobal.com and keep watching Pure Valley Talks. Thank you so much.